हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस पढ़ी थी और टेंसेस में हम टेंसेस के कई सारे दायरे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया था। उसी क्रम में हम टेंस की अगला दायरा, जिसे हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, इस पर बात करने वाले हैं और इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हिंदी में लिखे हुए वाक्य को पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्लस कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, है ना। तो आइए सबसे पहले, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी करते रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, इससे इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। अगर बात हम हिंदी की करें तो हिंदी में सबसे पहले हमें देखना होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आपको लास्ट में मिलेंगे, ठीक है जी। इंग्लिश में अगर बात करें हम तो हमें इनडेफिनिट कैटेगरी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि हैं, हूं, हैं, था, थी की इंग्लिश इज, एम, आर, वॉच, वर, इसे हम नहीं लिखते थे, हाँ। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इन्हें हम लिखते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना होता है, कैसे इंट्रोडक्ट करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हम ढूंढते हैं इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई एक है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद भी हमें क्या कुछ ढूंढना होता है, वो होता है आईएनजी, ठीक है। यानी इंग्लिश में लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में अगर इज या एम या आर, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखा हुआ है, यानी वर्ब का पांचवा पैटर्न लिखा हुआ है, तो जो आपका सेंटेंस होगा वो अपने आप में प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया होगा, ठीक है। ये तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। राधा सो रही है, राधा इज स्लीपिंग, ठीक है। कंटिन्यूअस हम उस चीज को कहते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू से बना है, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यू किसे कहते हैं, जब कोई काम आप कर रहे हो और उसको जारी रखते हो, आगे भी हो रहा हो काम, तो अपने आप में कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जैसे आपकी क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक। राधा इज स्लीपिंग, हिंदी में देखें तो हमें पहचानने का तरीका सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, रहा है, रही है, रहे हो, इन तीनों में से हमें एक मिल गया, क्या मिल गया, रही है। रही है जैसे मेरा दिमाग में स्ट्राइक किया, कौन सा टेंस होगा, अरे बोलो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में हमें पहचानना है तो हमें ना वर्ब, हमें ना क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, ना हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। हमने आपको शुरुआत की लेक्चर में जब हमने टेंस की शुरुआत करी थी तो हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को अगर वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है और उसकी टेंस पहचाननी है तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको ये बता रखा है कि आप ढूंढोगे क्या ढूंढोगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यानी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर होता है। कहाँ होता है, वर्ब पर, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। यानी हम फोकस करते हैं कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर, ठीक है। तो हमने आपको बताया इज, एम, आर में से कोई एक होना चाहिए। लो जी, इज आ गया, एक बात हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा हमने बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्लिप, स्लिप अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी जोड़ने पर स्लिपिंग हो जाता है। ये बात भी हमारा फुलफिल हो रहा है। जैसे ही हमने देखा, क्या देखा कि इज लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, तो ये हमने देखते ही बता दिया प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। चलो कोई बड़ा सा सेंटेंस देखते हैं, ठीक है।
सॉरी, लो एक लंबा चौड़ा सा सेंटेंस मैंने लिख दिया। क्या लिखा है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन बट गार्डनर इज नॉट डिस्टर्बिंग देम। ठीक है, बच्चे गार्डन में फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन जो माली है वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उन्हें परेशान नहीं कर रहा है। ठीक है, डांट नहीं रहा है। तो इतने लंबे सेंटेंस को हम कैसे, इतने लंबे सेंटेंस को देखते ही हम किस तरीके से बताएं कि ये अपने आप में कौन सा टेंस है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात, ये जो बड़ा सेंटेंस में लिखा है यहाँ पर एक वर्ड आया है बट। आपने अगर कभी भी लाइफ में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखा हो तो इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन, जो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो जैसे ही बट देखा तो यहाँ से हमारी दो अलग अलग सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। पहली सेंटेंस यहाँ तक है, बट के बाद दूसरी सेंटेंस होगी। हो सकता है कि दोनों सेंटेंस की टेंस अलग अलग हों। आओ इसको करके देखते हैं कि दोनों में एक ही टेंस का यूज किया गया है, अलग अलग। अब बात ये आती है कि हम इस टेंस को पहचानें तो कैसे, एक प्रॉब्लम है हमारी। तो हमने आपको बताया कि फोकस करो किस पर? वर्ब पर। तो आप ये बताओ, वर्ब का हमने देखा मेन वर्ब प्ले है, खेलना, आईएनजी लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, और चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम डिसाइड कैसे करें कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर? अब हमें हेल्प करेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नाम पर अगर इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई भी एक आता है तो हम कर देंगे प्रेजेंट। अगर वाज और इन दोनों में से कोई भी आता है तो हम कहेंगे पास्ट। अगर विल, शैल, इनमें से कोई भी आता है तो हम कहेंगे फ्यूचर। तो आप यहाँ खुद बताओ क्या आया हुआ है? आर आया हुआ है। क्या आया हुआ है बेटा? आर। क्यों आर आया हुआ है? सॉरी, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो अपने आप में प्लूरल है। तो अगर यहाँ पर आर आया हुआ है तो, और आर आने के बाद तुरंत हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखा। ये देखते ही हमारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक हो गई कि इंट्रोडक्शन हमको याद आ गया किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यानी मैं बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल फ्लुएंटली ये बात बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो सेंटेंस लिखा है अपने आप में क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। चलो यहाँ तक की बात हमने फाइनल कर लिया। अब कंजंक्शन की बात कर देखते हैं। कंजंक्शन के नाम पर हमने लिखा बट। बट से हमने दूसरे सेंटेंस को जोड़ा। चलो क्या हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे? वेरी गुड। क्या ढूंढने वाले हम? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट में ढूंढेंगे ना, क्या ढूंढेंगे? वर्ब। तो वर्ब हमने ढूंढा डिस्टर्ब। डिस्टर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी देखते ही हमारे दिमाग में बात आ गई क्या? कौन सा टेंस हो सकता है? कंटिन्यूअस। कौन सा हो सकता है? कंटिन्यूअस। इनफैक्ट है ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। अब बात ये प्रॉब्लम है कि कौन सी कंटिन्यूअस है? क्या ये पास्ट का है? क्या ये फ्यूचर का है? क्या ये प्रेजेंट का है? तो ये डिसाइड करेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नाम पर आया इज। क्या आया? इज। इज देखते ही इंट्रोडक्शन याद आया कि इज एमआर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो हम कह देंगे कौन सा टेंस? अरे बोलो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, यानी ये आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही तरीका है पहचानने का। ठीक, आ जाओ जी आगे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। चलते हैं टेंस की दुनिया में थोड़ी सी और मीठी मीठी बातें करने। सबसे पहला इसमें रूल आपका हम पढ़ेंगे कि जब कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा हो और वो अफर्मेटिव हो तो हम कैसे उसको ट्रांसलेट करें। ठीक है बेटा, हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, इसमें रहा है, रही है आदि शब्द आ रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करना है। और नहीं और क्वेश्चन मार्क जैसे उसमें वर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें जब मैंने टेंस की एप्लीकेशन आपको पढ़ाया लास्ट क्लास में, क्लासेस इसलिए आपके रेगुलर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बीच में पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए क्लासेस ज़्यादा दिन बाद में ले रहा हूँ आपकी।
आप लास्ट क्लास को एक बार दोबारा से देखना, उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से हम, ठीक है, चीजों को अप्लाई करते हैं। तो रूल फर्स्ट आपको ये बताता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई लिखा हुआ हो तो उसको हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट को हम लिखने के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे या तो इज या फिर एम या फिर आर। इनडेफिनिट में यही नहीं हम लिखते थे, इनडेफिनिट में इसी चीज को हम नहीं लिखते थे, इज एम आर को हम नहीं लिखते थे, है ना, इज एम या आर। फिर हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें हम जोड़ेंगे क्या, आईएनजी। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। वेरी गुड, आईएनजी हमने जोड़ दिया। यहाँ तक बात हमारी हो गई है। यानी हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया, फिर हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। सही बोल रहा हूँ, वेरी गुड। क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अरे बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, रूल फर्स्ट हमारा तैयार होगा इन केस अफर्मेटिव में कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं इसको। कौन सा एग्जांपल में बताओ, चलो कोई एग्जांपल लेता हूं। नेताजी चौराहे पर भाषण दे रहे हैं। है ना, नेताजी चौराहे पर भाषण दे रहे हैं। चलो इंट्रोडक्शन याद करते हैं। इंट्रोडक्शन बताया है कि रहे हैं, जैसे हमने देखा तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक किया कि अरे ये तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। और अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो हम ढूंढेंगे क्या, क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले कहीं इसमें नहीं वर्ड तो आया है, आया है कि नहीं। तो आप इस पूरे सेंटेंस में बताओ नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं लिखा है तो ये अपने आप में अफर्मेटिव हो सकता है या फिर ये अपने आप में इंट्रोगेटिव हो सकता है। ये दो दायरे हमारे पास बचते हैं। इंट्रोगेटिव ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, हमें ढूंढना होता है क्वेश्चन मार्क। तो क्या क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, यानी ना ये नेगेटिव है ना ये इंट्रोगेटिव है, तो फिर एक ही दायरा हमारा बचता है क्या, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव है अगर, तो अफर्मेटिव के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नेताजी की। तो क्या लिखोगे, लीडर, हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे इज एम आर। ये डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और सब्जेक्ट के नाम पर अगर आई आया हुआ है, क्या आया हुआ है, आई, तो हम लिखेंगे क्या, एम। आई स्पेशल केस है, उसमें हम एम का यूज करते हैं। लीडर इज, इज ही होगा क्योंकि एक नेताजी की बात हो रही है। लीडर इज गिविंग अ स्पीच, हो गया। वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म लिखा प्लस आईएनजी लिखा प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या पूछ किया हमारा, चौराहे पर, एट क्या, चौक, ठीक है। लीडर इज गिविंग अ स्पीच एट चौक, ये आपका एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा, चलो। बच्चे पार्क में झूला झूल रहे हैं, सब झूलते हैं, सावन आता है तो सब झूलते हैं ना, सावन का महीना। चलो देखो आगे, बच्चे पार्क में झूला झूल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के नाम पर आया बच्चे, बच्चों के लिए हमने क्या लिखा, चिल्ड्रन। क्या लिखा है, चिल्ड्रन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इज एम आर, क्या लिखेंगे, बच्चे। बच्चे तो अपने आप में प्लूरल हुआ, तो प्लूरल को देखते हैं हमने क्या लिखा, आर, हो गया जी। फिर हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब कैसे,
पहचानेंगे जिसके लास्ट में ना है। झूला झूलना, झूला झूलने की अंग्रेजी होती है स्विंग। क्या होती है? स्विंग। क्या होता है? स्विंग। स्विम मत समझना, स्विंग है ये, स्विंग, SWING। स्विम मतलब होता है तैरना और स्विंग मतलब होता है झूला झूलना, स्विंग। ठीक है, क्या ये स्विंग सही हो गया? सही इतना ही लिखना है? नहीं, इसमें हमें ING भी लगाना है क्योंकि अपने आप में कंटिन्यूअस है। चिल्ड्रन आर स्विंगिंग, कहां पर? ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या आया? पार्क, इन द पार्क। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। चलो निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव में थोड़ी सी चेंज होगी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होता है निगेटिव में सिर्फ। जो कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, सबसे इजी टेंस यही होता है कंटिन्यूअस। और आप कभी भी नोटिस करना, मैक्सिमम लोग बोलते समय जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो बोलते समय उनके मुंह से ऑटोमेटिक वर्ब का ING फॉर्म निकल ही जाता है। इस बात को आप नोटिस करना, क्योंकि ये सबसे आसान टेंस होता है, इसमें ज़्यादा माथा पच्ची आपको करने की जरूरत नहीं होती है। रूल सेकंड निगेटिव सेंटेंस के लिए है, तो सबसे पहले हम निगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे किसको? इज एम आर। ध्यान रखना, इज एम आर अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है और निगेटिव के लिए नॉट होना जरूरी है, तो नॉट हम इसके बाद लिखेंगे। और ये बात मैंने, अच्छा आपको शायद दूसरे क्लास में मैंने बताया होगा या हो सकता है आपने ये बताया हो कि निगेटिव यानी नॉट को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखते हैं, अकेले हम नॉट को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इज एम आर, फिर हमने लिखा नॉट, फिर हम क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे? ING, प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, प्लस इंटरोगेटिव साइन। सही है, वेरी गुड। कंसिस्टेंस होकर पढ़ रहे हो आप लोग, लिखेंगे फुल स्टॉप, है ना। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल से समझे जरा। एग्जांपल कौन सा एग्जांपल लूं? लो मैं लिख लेता हूं, आदमी सो नहीं रहा है। यह आदमी का नाम लो, यह आदमी सो नहीं रहा है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना है हमें। सबसे पहले पहचानने का तरीका हमें क्या लास्ट में होता है कि लास्ट में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, जैसे शब्द आने चाहिए। तो इन तीनों में से हमारे में कौन सा आ गया? रहा है। ठीक है, तो जैसे ही रहा है हमने देखा, ये अपने आप में पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस के लिए हमें कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं। पहला रूल ये बताता है कि हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, इज को लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे कब? जब उसमें नहीं आया ही नहीं हो, कहीं लिखा ना गया हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही नहीं आप देखा हमने, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि अपने आप में कौन सा सेंटेंस होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। तो जब ये निगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम इसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसकी बात हो रही होती है, दिस मैन। क्या लिखा मैंने? दिस मैन। तो जी हो गया दिस मैन। फिर हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। दिस, अगर आपने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा हो कभी, प्रोनाउन के अगर आपने पार्ट्स पढ़े होंगे तो उसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि दिस, दैट, दीज, दो जो होते हैं ये अपने आप में एक प्रोनाउन होते हैं। दिस और दैट का यूज हम करते हैं तब जब कोई चीज सिंगुलर हो और हमारे पास में हो। तो दिस ये बता रहा है कि सिंगुलर होगा। और मैन वैसे भी अपने आप में सिंगुलर होता है क्योंकि उसका प्लूरल फॉर्म तो मैन होता है ना। दिस मैन इज, सिंगुलर होते ही हमने क्या लिखा? इज, और उसके तुरंत बाद हमें लिखना है इज एम आर। इन तीनों में से कोई एक को लिखने के बाद हमें तुरंत बाद लिखना होता है नॉट। दिस मैन इज नॉट। मेन वर्ब क्या है? स्लिप। स्लिप करना ना। क्या सही लिखा है मैंने? नहीं। कब सही होगा? जब हम इसमें ING जोड़ देंगे। बोलिए सही हो गया। दिस मैन इज नॉट स्लीपिंग, या आदमी सो नहीं रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ड्राइवर गाड़ी
नहीं चला रहा है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के नाम पर क्या आया है? ड्राइवर। लिख दिया मैंने ड्राइवर। अपने आप में हिंदी भी है और हिंदी तो नहीं है लेकिन इसको हिंदी के रूप में हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। ड्राइवर की हिंदी होती है चालक। ड्राइवर। अब ड्राइवर देखते ही हमें पता चल रहा है कि एक ड्राइवर की किसी बात की गई है, तो जब एक ड्राइवर की बात की गई है तो क्या लिखेंगे हम? इज। ठीक है, फिर नहीं के लिए हमने लिखा नॉट। फिर हम क्या लिखेंगे? वर्ब। मेन वर्ब चलाना। चलाने की इंग्लिश क्या होती है? ड्राइव। देखो चलाना कई सारा होता है, लेकिन जब हम बात गाड़ी की कर रहे होते हैं तो गाड़ी के केस में चलाने के लिए हम लिखते हैं ड्राइव। क्या लिखते हैं? ड्राइव। सुना होगा आपने सलमान खान का केस, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला, है ना? ड्राइव। ठीक है जी। ड्राइवर इज नॉट ड्राइव। अब ये बताओ ड्राइव होगा या ड्राइविंग होगा? वेरी गुड, ड्राइविंग होगा। तो जब ड्राइविंग होगा तो हम यहाँ से ई हटाएंगे और आईएनजी लगा देंगे। ड्राइविंग क्या? ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या याद करेंगे? गाड़ी। ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग वैन। एक लास्ट एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, स्पेशल केस वाला। मैं तुम्हें याद मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी। अब देखना यहाँ पर याद करने का मतलब लर्न करना नहीं है, ये मिस करने वाला याद है। जब किसी इंसान को आप याद करते हो तो आप उसे क्या कर रहे होते हो? मिस कर रहे होते हो, है ना? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि आई के साथ हम हमेशा ना हम इसका यूज कर सकते हैं ना हम आर का यूज कर सकते हैं। आई के साथ एक्सेप्टेबल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ एम है। क्या है? एम है। आई एम। उसके बाद हम नहीं देखे हैं तो तुरंत हमको लिखना ही है नॉट, तो लिख दिया आई एम नॉट। अब लर्निंग यू कहना सही होगा क्या? क्या तुम एक किताब हो जो मैं तुम्हें याद करूंगा? नहीं। कोई इंसान हो तो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ? मिसिंग। I am missing. I am missing you. Sorry, I am not missing you. ठीक है जी। तो ये आपका हो गया कौन सा निगेटिव सेंटेंस। देखिए कितना टाइम? 23 मिनट। 23। एक लास्ट बार इसमें बचा हुआ है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपके दो पार्ट होंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और आप जानते ही हो कि इंट्रोगेटिव में हम दो तरह के इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। एक वो जिसे हम क्लोज एंडेड का नाम देते हैं और एक वो जिसको हम ओपन एंडेड का नाम देते हैं। आओ इसको भी सीख ही लेते हैं। ठीक है, रूल 3 हमें क्या बताता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। फिर हम 2 मिनट के लिए हाउ टू अप्लाई रूल्स ऑफ टेंसेस इन गिवन सेंटेंसेस, इस पर चर्चा करेंगे। फिर सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है बेटा। आज रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई वाक्य इंटरोगेटिव लिखा हो हिंदी में, है ना, और क्लोज एंडेड हो। क्लोज एंडेड का मतलब क्वेश्चन मार्क बीच में, सॉरी क्वेश्चन वर्ड बीच में ना आया हो, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया हो। ठीक है, क्लोज एंडेड उसे भी कहते हैं जिसके आंसर या तो हाँ होते हैं या फिर ना होते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि क्या तुम आम खाना पसंद करते हो, तो आप कहोगे हाँ या ना, बात खत्म। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप कौन सा आम खाना पसंद करते हो, तो हो सकता है कि आप कपूरी आम खाना पसंद कर सकते हो सकता है आप दशहरी का पसंद कर सकते हो सकता है आप कोई दूसरा स्पेशल आम खाना पसंद कर सकते हो, है ना। तो ये वहाँ कई सारे आंसर होंगे और जहाँ कई सारे आंसर होंगे उसे हम कहेंगे ओपन एंडेड। चलो क्लोज एंडेड की बात करते हैं। तो क्लोज एंडेड जब भी कोई भी टेंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही शुरुआत में ले आते हैं। तो जी लिख दिया मैंने, इस एमआर में से कोई एक हमें लिखना होता है। फिर हम लिखेंगे किसको? सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। हाँ हो गया ये भी। फिर हम लिखेंगे वर्ब को। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर इज एमआर शुरू में आ गया तो इसके पहले नहीं लिखना है क्योंकि ये एक ही बात को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। एम आई राइट?
वेरी गुड, आई एम रॉन्ग बिकॉज यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे? वेरी गुड, एग्जाम्पल ले लेता हूं। क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? बोलो, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो आप कहोगे हाँ, या ना, बात खत्म। तो अपने आप में क्या हो गया? क्लोज एंडेड हो गया। क्लोज एंडेड हो गया तो इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं। अब यहाँ पर दिमाग इस बात में खपाना है कि हेल्पिंग वर्ब हम इज लाएं या एम आर लाएं या आर लाएं, तो ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को देखेंगे। यू अपने आप में सेकंड पर्सन है। क्या है? देखो आई और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और ही सी इट दे, और कोई भी नेम, इन्हें हम कहते हैं बेटा जी थर्ड पर्सन। क्यों है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? आई या वी का मतलब क्या है? मैं बात कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पहला आदमी मैं हुआ। ठीक है, या वी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अपने आप में फर्स्ट पर्सन हो गए। यू तुम्हारी बात हो रही है या किसी और की बात हो रही है, तो वो अपने आप में सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, जब हम किसी स्पेशल नाम, जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में चर्चा हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन। ठीक है, या हम लोगों में बात हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं और कोई एक सुन रहा है, तो जो लोग बोल रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। ही सी इट दे नेम, यानी हम लोग या मैं या हम लोग या और भी लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और किसी तीसरे आदमी का नाम का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं और बड़े सर बात कर रहे हैं और मिश्रा जी के बारे में बात हो रही है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, बड़े सर सेकंड पर्सन हो गए, और बात जिसकी हम कर रहे होंगे वो अपने आप में थर्ड पर्सन होगा। तो यू सेकंड पर्सन होता है, और आई और वी और यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हमेशा हम प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? प्लूरल मानते हैं। ये कहानी इसीलिए मैं रच रहा था कि तुम प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम इज का यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एम का यूज हम सिर्फ एक ही केस में करते हैं, तो बात ही करता हूँ, आई आया ही नहीं है यहाँ पर मैं, तो फिर हमारे पास बचा क्या? आर। हमने लिखा सबसे पहले आर। क्या लिखा? आर। ठीक है, जब हमने यहाँ आर लिख दिया तो आर लिखने के बाद हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात हो रही होती है, तो सब्जेक्ट कौन है? यू, आर यू। फिर हम लिखेंगे वर्ब, पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो ये हो गया रीड। क्या बात कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट तब होगी जब हम इसमें लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि ये अपने आप में कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये रहे वो देखकर तो पता चल रहा है। आर यू रीडिंग? क्या तुम पढ़ रहे हो? हो गया। ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, अगर इनके अलावा कुछ और रहा था, जैसे मैं तुमसे कहता क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो किताब ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? छोड़ दिया। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। क्या कोई बात नहीं क्या बच्चे फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यक्रम। क्या बच्चे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? ठीक है जी। तो इसको हम बड़ा सेंटेंस में लिखा, जानबूझकर लिखा, क्या बच्चे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ठीक है, क्या बच्चे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट के नाम पर आया बच्चे, बच्चे को देखते हुए प्लूरल के लिए हम लिखेंगे क्या? आर। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट के नाम पर आया बच्चे, बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रेन। आर चिल्ड्रेन, सॉरी, आर चिल्ड्रेन। अब बताओ क्या मैं लिखूं? आर लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। भाग लेना, भाग लेना, भाग लेना, कौन सा भाग लेना? दौड़ के भाग लेना। कोई दौड़ा रहा है तो भाग लेना? अरे बेटा जी वो भाग लेना नहीं है, पार्टिसिपेट करना, किसी कार्यक्रम में अपना हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेट, इसका मतलब होता है भाग लेना, इन्वॉल्व होना। लेकिन चूंकि हमको आईएनजी बनाना, फॉर्म जोड़ना है, तो ई को हटाएंगे और आईएनजी लगा देंगे, ठीक है जी। क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। कब? ई क्यों हट रहा है, आईएनजी क्यों जुड़ रहा है, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे हम जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आर चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग इन कार्यक्रम, कार्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्यक्रम होता है और कार्य भी होता है। तो जी हो गया ये आर चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग इन फंक्शन। एक लास्ट दायरा बचा है, उस पर हम बात करके आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। और इसका जो एप्लीकेशन है टेंस का, इस टेंस का एप्लीकेशन मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो का ये लेक्चर है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबा रहेगा तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम आपकी फालतू की बातें करें और कंटेंट ज़्यादा पढ़ाया जाए। 30 मिनट में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। पढ़ने को कराने को तो कई घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना, ढंग से। जैसे छोटा हो लेकिन सॉलिड हो। रूल नंबर 3A क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव तो हो ही, साथ में वो ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड का मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो। जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम क्यों बोल रहे हो, अबे बोलते कहाँ नहीं हो गया, तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो क्वेश्चन वर्ड आया आपके आ गया सेंटेंस के बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा ना बेटा, तो उसका आंसर बहुत सारे होते हैं। जैसे तुम क्यों बोल रहे हो, तो आप कह सकते हो आप गलत बोल रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ। आप कह सकते हो आप पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ। आप कह सकते हो क्यों नहीं बोलूँ, जरूरत है तो मैं बोलूँगा। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो फिर अपने आप में ओपन एंडेड, अगर ओपन एंडेड है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा जी हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड को। उसके बाद नो चेंज, किसमें? इंट्रोगेटिव वाले फॉर्म में। क्या? इस MR में से कोई एक, ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, प्लस फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट। ठीक है, एग्जांपल से समझिए जरा, ज़्यादा बेहतर होगा एग्जांपल से समझना। एग्जांपल क्या कहता है? कोई एग्जांपल जैसे मैं कई बार ऐसा होता है ना, भ्रम हो जाता है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? बेटा सुन लो, ये दूसरा सपना है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ठीक है जी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ओह सॉरी, क्लोज एंडेड का मैंने लिख दिया, ओपन एंडेड लिखना था। मैं क्यों सो रहा हूं? मैं क्यों रो रहा हूं? मैं क्यों पढ़ रहा हूं? कुछ भी लिखो। क्या लिखूं? मैं क्यों तुम्हारी सहायता कर रहा हूं? कहते हो कई बार आपस में दोस्त करते हो, बातें करते हो, तो कहते हो ए यार हमें समझ ही नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा हूँ, है ना। ऐसा होता है। अगर इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो कैसे बोलोगे? आओ देख लो जरा कैसे बोलोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बेटा? मैं इंग्लिश नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। कब? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो। बेटा जी ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड अगर जैसे मैं कहूँ क्या तुम बोल रहे हो, फिर मैं कहूँ क्या तुम क्या बोल रहे हो,
आप ये बताओ, दोनों में एक जमीन है तो दूसरा आसमान, क्यों? क्या तुम बोल रहे हो? तो इसमें मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं कि तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे अगर कह दिया तुम क्या बोल रहे हो, तो दोनों बातें कितनी बदल गई ना। क्वेश्चन वर्ड तो दोनों एक ही है, यहां पर भी मैंने क्या ही लिखा है, यहां पर भी इसकी इंग्लिश व्हाट ही होनी है, यहां पर भी क्या लिखा है, यहां पर भी इसकी इंग्लिश व्हाट ही होनी है। लेकिन बेटा फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा प्लेस का, फर्क पड़ा लिखने के ऑर्डर का। लिखने का ऑर्डर चेंज हुआ तो इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रामर, क्योंकि एक ही शब्द एक ही सेंटेंस में अलग अलग जगहों पर आता है तो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, तो अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड वाई, अरे बोलो कि व्हाट, वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई। फिर हम आ जाएंगे किस पर? जनरल रूल पर। सबसे पहले इज एम आर, इज एम आर में से क्या आएगा आप जल्दी से डिसाइड करके बताओ। ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारी, यू। जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी, सब्जेक्ट कौन है बेटा? मैं। किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है ना, आई। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वाई इज एम आर, ये हो गया। इस तीनों से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। वाई इज एम आर, आई। ठीक है, हेल्पिंग, सहायता करना, यही आपका मेन वर्ड हो गया। आई एन जोड़ दिया, यू। मैं आपकी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, मैं आपकी सहायता क्यों कर रहा हूं? लो जी बताओ। आई को देखते ही दिमाग में क्लिक किया, इस तो हम लिख नहीं सकते हैं, आई के साथ इस नहीं आता है, आर हम लिख नहीं सकते हैं, बचा क्या? एम। स्पेशल केस है ना। तो वाई एम आई हेल्पिंग यू, वाई एम आई हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले क्या? लाओ जी, यही देता हूं। बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? चलो दूसरा देखते हैं। लोग शोर कहाँ मचा रहे हैं? ऐसा होता है ना, रात में सोए रहते हो और अचानक से हल्ला होना शुरू हो जाता है, तुम्हें लगता है यार कहाँ से आवाज आ रही है, सब कौन है जो चिल्ला रहा है इतनी रात को, है ना। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे आप ट्रांसलेट करके बोलोगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा जी किसको? क्वेश्चन वर्ड को। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वेयर, कहाँ की अंग्रेजी? वेयर। फिर हमें आ जाना है जनरल रूल पर। जनरल रूल इज एम आर, लोग, लोग, पीपुल। 3P को आप याद रखना, स्टार ना लो, 3P। कौन कौन? पीपुल। कौन? पीपुल। 3D पढ़े हो ना, 3D जानते हो ना, थर्ड जनरेशन। ऐसे 3P याद रखना, जैसे 3D याद रखते हो वैसे 3P याद रखना। पीपुल, पुलिश। कौन? पीपुल, पुलिश, और एक कौन है भाई? पब्लिक। कौन? पब्लिक। ये तीनों बेटा देखने में सिंगुलर होते हैं, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। ठीक है, नाउन जब पढ़ोगे आप तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों प्लूरल हो। ठीक है, पीपुल, पुलिस और पब्लिक। तो जैसे यहाँ लोग आया तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो हम फिर यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? वेरी गुड, आर, वेयर, आर, पब्लिक। शोर करना, शोर मचाना, इसको क्या कहते हैं? मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस, इसी को कहते हैं शोर मचाना, है ना। अब ये बताओ कि मेक अ नॉइस तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें मेकिंग अ नॉइस लिखना है, तो ये स्पेलिंग हमारी गलत हो जाएगी। एक साथ ई और आई हम मैक्सिमम केसेस में यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे? ई हटा देंगे और फिर हम लिखेंगे MEKING, मेकिंग अ नॉइज। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नाम पर कुछ आया ही नहीं है। वेयर आर पब्लिक मेकिंग अ नॉइज, लोग शोर कहाँ मचा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका ये वाला पोर्शन भी खत्म होता है, और आई थिंक आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी you can message me on WhatsApp or you can comment
ऑन योर वीडियो सेक्शन। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करो, मैसेज करो, आपको उसको सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप चाहते हो, आपको मैसेज करने में, पूछने में, सवाल पूछने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज डालो। ठीक है बेटा, ग्रुप की चैट बॉक्स एक्टिव कर दी जाएगी, आप वहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है बेटा जी कि आपको किसी भी तरीके की फालतू की बातें या फालतू की फोटोज, फालतू की वीडियोस, कंटेंट पढ़ाई के स्टडी से रिलेटेड छोड़कर कुछ भी आप इसमें नहीं भेजोगे। भेजते हो 2-3 बार मैं वेट करूंगा, उसके बाद आपको ग्रुप से बाहर, उस पर भी आप नहीं मानते हो। ठीक है बेटा, तो फिर दूसरी प्रक्रिया की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लव यू ऑल।